वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स। ओके, देखो सॉल्यूशन का हमने डिस्कस कर लिया था। तो सॉल्यूशन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट, पर सॉल्यूट में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसमें से एक सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का हमने डिस्कशन कर लिया। कहाँ पे? हेनरीज लॉ, जहां पे सॉल्यूट गैस था और सॉल्वेंट लिक्विड था। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा? तो लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूशन। और बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म when solvent is a liquid, the solute can be gas, liquid or solid. The solution containing two components, दो components होंगे, ऐसे solution को क्या बोला जाएगा? बाइनरी solution। पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे और कुछ आएगा नहीं। और बाइनरी सॉल्यूशन में भी those are liquids in liquids, solids in liquids and gas in liquids। इसका हम डिस्कशन कर चुके। बात हो रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे उसकी बात हो रही है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पे आपके सामने पिक्चर है। सपोज आपके साथ कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, दिख रहा है लिक्विड के पार्टिकल से, ऐसा ही सोच होगा क्या? तो क्लोज कंटेनर हो या ओपन कंटेनर हो, कोई भी टाइप का कंटेनर हो, लिक्विड की वेपर बनती है और पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, ये सरफेस है, ये पार्टिकल्स है, वो लिक्विड में से वेपर फॉर्म में जाते। कब जाएंगे लिक्विड में से वेपर फॉर्म में? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ेगा तो सरफेस को छोड़ के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर क्लोज कंटेनर है और बंद, क्लोज कंटेनर ना हो, ओपन कंटेनर है, क्या फर्क पड़ता है? ओपन कंटेनर में सभी पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में निकल सकते हैं, लास्ट में कोई भी सॉल्वेंट बचेगा नहीं, मतलब लिक्विड नहीं बचेगा। क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दिख रहा है ना यहाँ पे, पार्टिकल वेपर फॉर्म में तो जा रहे, साथ साथ में रिवर्स भी आ रहे, और दोनों का रेट इक्वल होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। देखो होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम the pressure of vapor on the surface of liquid and the pressure is known as vapor pressure। तो सिंपली क्या हुआ? क्लोज कंटेनर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, उसी टाइम वेपर का जो प्रेशर लिक्विड सरफेस पे पड़ता है, उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। वेपर प्रेशर लग रहा है इजी, पर पूरे अब के जो पार्ट आ रहा है ये चैप्टर का, सभी में वेपर प्रेशर आएगा, आएगा ने आएगा। तो वेपर प्रेशर क्लियर, समझ में आ चुका है। डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते, the pressure exerted by vapors of the liquid at equilibrium over the liquid phase at the given temperature is called vapor pressure। कंप्लीट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, वेपर प्रेशर समझ में आ गया। हम यहाँ पे दो बात करेंगे फिर से वही, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? अभी तो सोचो पढ़ेंगे, उसके पहले यहाँ पे दोनों लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड और वॉलेटाइल सब्सटेंस किसको बोलेंगे? तो जो सब्सटेंस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसी सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? वॉलेटाइल सब्सटेंस। अगर हमने वाटर ले लिया तो वाटर क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस। वाटर में अल्कोहल डाल दिया तो अल्कोहल क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो इस टाइम पे वेपर किसकी वजह से बनेगी? वाटर भी है हमारे सॉल्यूशन में, अल्कोहल भी है, तो वेपर किसकी वजह से बनेगी? दोनों की वजह से, अल्कोहल की वजह से और वाटर की वजह से। तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? दोनों की वजह से। इतना भी याद रख। से में मैंने लिक्विड ले लिया, उसमें शुगर डिजोल्व कर दी,
तो अब वेपर बनेगी और किसकी वजह से बनेगी? खाली वाटर की वजह से, बराबर। तो ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? वाटर की वजह से होगा। शुगर का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, इतना अभी याद रखो। क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल क्लियर है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हो, इसके लिए राउल्स लॉ हमें समझना है। हाउ विल यू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज? वेपर फेज का कंपोजिशन कैसे हम डिसाइड करेंगे वो भी समझ लेंगे। पूरा क्वेश्चन है, 3 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन है, वो देख लेना है आपको। तो राउल्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है? चलो पहले तो हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे कंटेनर क्लोज है, वेपर बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी? क्या लिया हुआ है? अकेला वाटर है, तो वेपर वाटर की वजह से ही होगी। इट्स नोन एज प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, pH2। कोई होगा ही नहीं भाई, इतना क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे और कोई कंपोनेंट डाल दिया, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है वो दिमाग में छो, वोलेटाइल है ऐसा भी रखो, याद रख लो। तो अब वेपर किसकी वजह से बनेगी? एक तो ये तो था ही, कौन था? वाटर। अब दूसरा कौन आएगा? अल्कोहल ही डाल दिया, तो ये वेपर किसकी वजह से होगी? अल्कोहल की वजह से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे पी टोटल कितना होगा? तो ऑलवेज दोनों प्रेशर का टोटल कर लो, ये आपका पी टोटल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट। तो यहाँ पे पढ़ो, फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, हमने वोलेटाइल लिक्विड ले लिया था। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। तो पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से होगा? उसके मोल फ्रैक्शन की वजह से। देखो पहले मैंने खाली वाटर ले लिया था, PH2 is proportional to mole fraction of H2 होगा। ये खाली वाटर था तब क्या होगा? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोलो, पहले अकेला वाटर है तो प्रेशर भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। अब मैंने क्या डाल दिया? अल्कोहल डाल दिया। तो अब इसका पार्शियल प्रेशर, चलो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल देते हैं और पी नॉट H2 कर लेते। पी नॉट H2 क्या है? तो प्योर फॉर्म में अगर कंपोनेंट अकेला है तो इसका मतलब XH2 कितना होगा? अकेला वाटर लिया तो ये कितना होगा? मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना होगा? कुछ डाला ही नहीं है, अकेला वाटर है, तो 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो PH2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट H2O। आ रहा है समझ में? PH2 और P नॉट H2O इक्वल होगा कब? अकेला वाटर होगा तब। पर अब मैंने अल्कोहल डाल दिया तो ये मोल फ्रैक्शन चेंज होता जाएगा, तो अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर भी क्या बोल सकते हैं? P अल्कोहल इज इक्वल टू P नॉट अल्कोहल इंटू X अल्कोहल। बोलो, स्टेटमेंट अब समझ में आ चुका है? फिर से पढ़ो। फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, है ना, ईच कंपोनेंट of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। अगर मैंने और कोई कंपोनेंट डाल दिया होता तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता? उसके मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनलिटी में होता। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या लेंगे? जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो प्योर फॉर्म में हो और उसका वेपर प्रेशर है, उसका क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट होगा। तो ये राउल्स लॉ जनरल फॉर्म में, फिर उसका अप्लाई अलग अलग कंडीशन में करते जाएंगे और इक्वेशन डिराइव करते जाएंगे। तो पहले तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्लियर हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, वही ना, लिख दिया। सपोज ए कंपोनेंट है, तो अगर दो कंपोनेंट मिक्स हो तो क्या किया जाएगा, सेल जाता है राउल्स लॉ, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालेंगे तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो हियर पी ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एट द गिवन टेम्परेचर, एंड एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आपको राउल्स लॉ लिखना है जनरल फॉर्म में, फिर इक्वेशन लिखना है, और ए डिटेल में इतना तो लिख लेना। अब क्वेश्चन में यहाँ पे डिटेल में कैसे पूछा हुआ है, तो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हो इसके लिए अलग है, और एक नॉन वोलेटाइल और दूसरा वोलेटाइल कंपोनेंट हो इसके लिए अलग है। तो यहाँ पे अगर दो कंपोनेंट हो, हमने आगे डिस्कस कर ली कौन से हैं, ए एंड बी। सपोज इसका मोल फ्रैक्शन ए का क्या है, एक्स ए, बी का क्या है, एक्स बी। तो ये वेपर फॉर्म में जाएंगे तो वेपर ए की और बी की होगी। तो बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्लियर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी टोटल कितना होगा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इफ बोथ आर वोलेटाइल कंपोनेंट, ए और बी दोनों वोलेटाइल है तो इक्वेशन पड़ेगा, लिख सकते हो। दोनों वोलेटाइल हो तो आपको ये लिखना है। When two volatile liquids A and B are mixed to form a solution, the vapor phase consists of vapor of both the components of the solution, clear. The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. ये स्टेटमेंट आपको लिखने, अब ये समझ चुके हो। पी ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये लिख पाओगे सेकंड स्टेटमेंट। चलो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू, चलो पी टोटल की जगह हम कंपेरेटिवली कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो एक फॉर्म हो गया आपका। अब यहां से आपको कोई एक मोल फ्रैक्शन लाना है तो क्या कर सकते हो, सपोज मुझे यहाँ पे बी को निकाल देना है, तो 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी निकलेगा। फिर इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करो तो एक आपको इक्वेशन मिलेगी, सिंप्लीफाई करते जाना है। यहाँ पे देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो कोई भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। रियल में आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो बोला कि भाई इसके हिसाब से ही प्रेशर होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर एक्स ए के हिसाब से ही होना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी में, पर ये होता भी है नहीं भी होता। 99% पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं होने की, पर कुछ कंडीशन में हम उसको आइडियल कंसीडर करके चलेंगे। तो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस, वही कंडीशन रहेंगे तो ये आ जाएगा।
अब देखो इसमें किसी एक में एक्स भी कॉमन है, किसमें एक्स बी को निकाल लो तो क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी तक कॉमन इक्वेशन आपको मिल जाए कंप्लीट। तो ये आपको याद रखना है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए। देखो याद कैसे रखोगे, तो पी नॉट ए यहाँ पे जब पहले लिख दिया तो आपको क्या लिखना है, एक्स बी। एक्स बी है तो इन अंदर की साइड पे क्या आएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो याद हो जाएगा। अबे पूरे, चलो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर। हाँ, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, किसी भी मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में हो इसका टोटल कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन मतलब इज अ पार्ट ऑफ 1 एंड 100 इज अ पार्ट, अरे सॉरी, परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ 100, ये याद रखना है। तो फ्रैक्शन किसका है, 1 का पार्ट है, और कितने कंपोनेंट है, 2 है। अगर 3 कंपोनेंट हो तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कभी कभी, भी एक का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, दूसरे का 0.3 और तीसरे का ढूंढो, तो क्या करना है, तीनों का टोटल करके इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। अब देखो इस इक्वेशन से आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि भाई ये इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे है दूसरा कोई मोल फ्रैक्शन, तो कोई भी एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओ तो नेचुरली दूसरे का कम होगा, 2 ही कंपोनेंट है। मतलब मोल फ्रैक्शन कोई एक कंपोनेंट का आप देख लोगे तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर काउंट कर लोगे, 2 मार्क का। फिर छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाएगा साथ में, फ्रॉम द अबव इक्वेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any component। इसका मतलब क्या होगा, एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर में चेंज हो सकता है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वराइज लिनियरली विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। मतलब P प्रोपोर्शनल टू X हमने लिखा तो वही हुआ। और लास्ट स्टेटमेंट, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट A एंड total vapor pressure over the solution entire decrease or increase with the increase of the mole fraction of either components। तो क्लियर, कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन और टोटल वेपर प्रेशर को रिलेशन है डायरेक्टली, तो कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन टोटल वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि भाई लिनियरली रिलेटेड टू ईच अदर है। और तीसरा क्या बोल रहा है, किसी एक का आप इंक्रीज करोगे तो दूसरे का वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट 2 मार्क्स में खाली ये भी पूछ लेता है, तो क्या कंक्लूजन है। ग्राफ ड्रॉ करो तो देखो ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो लिनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो आप पी प्रेशर ऑपोजिट टू मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ कौन सा मिलेगा, लिनियर ग्राफ मिलेगा। आ रहा है समझ में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद एक रखना है, ए को हम ऑलवेज सॉल्वेंट लेते, बी को सॉल्यूट लेते, अदरवाइज 1 सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट है। 1 और 2 भी बार बार लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। 1 लो तो सॉल्वेंट, 2 लो तो सॉल्यूट, ए लो तो सॉल्वेंट, बी लो तो सॉल्यूट, क्लियर। अब मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है किसके अगेंस्ट, तो मोल फ्रैक्शन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर। द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का कितना लिया, 1, मतलब दूसरा कंपोनेंट ए कंडीशन में है नहीं। ये कौन है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ये मैंने अभी एक कंटेनर में क्या ले लिया, वाटर ले लिया और कुछ डाला नहीं है।
मोल फ्रैक्शन, इस लाइन में क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, और ऊपर वाली लाइन में क्या रहेगा, वेपर प्रेशर। क्लियर, ये ड्रॉ करना आता है ग्राफ साथ साथ में। तो देखो यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, फटाफट आंसर दे, एमसीक्यू हो जाता है ना। एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में जितना वेपर प्रेशर होगा इतना। सपोज ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, बराबर, तो यहाँ पे पी नॉट ए कहाँ पे मिलेगा, ए वाला पी नॉट ए। क्लियर, अब क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे एक्स ए जो मतलब एक कंटेनर था उसमें वाटर ले लिया था हमने, अल्कोहल ऐड कर रहा हूं। पहले क्या लिया था, अब मैं क्या ऐड कर रहा हूं, अल्कोहल। अब ऐसे जाते रहता हूं तो क्या होगा, एक्स ए 1 में से डिक्रीज होता जाए और एक्स भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स भी धीरे धीरे यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये जो पी नॉट ए था, अब सपोज यहाँ पे आए तो इतना रहेगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ए का डिक्रीज होता जाएगा, तो ए वाला ग्राफ है क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। पहले एक्स भी क्या था, 0 था, तो यहाँ पे ओरिजिन में से बी पास होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 0 रहेगा। पर जैसे जैसे मैंने बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे ग्राफ क्या चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब एक्स ए 0 हो गया, एक्स बी 1 हो गया, तो दिस पॉइंट इज पी नॉट बी। अब एक ग्राफ से और क्या समझ में आता है कि भाई प्योर फॉर्म में किसका वेपर प्रेशर आता है, तो कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, ए ज्यादा वोलेटाइल होगा कि बी ज्यादा वोलेटाइल होगा, तो बी ज्यादा वोलेटाइल होगा। क्लियर, यहाँ पे आपको लाइनें लिखी है कि 1, ये वाली लाइन 1 2 3 लिखी आएगी, तो 1 क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर किसका है, बी का। 2 क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर वाला किसका ग्राफ है, ए 2 वाला ए का है, और ए दोनों को मैं ज्वाइंट कर लूंगा तो ये मुझे पी टोटल मिलने वाला है। ये लाइन क्या बता रही है, पी टोटल। तो लाइन 3 जो है वो पी टोटल देख लो। द लाइन 1 and 2 represent the partial pressure of components A and B, and the line 3 curve represent the total vapor pressure of component. क्लियर, ये एमसीक्यू में, पर इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सपोज आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा हुआ है, कुछ एक्स प्लस वाई बी प्लस वाई ऐसा करके कुछ क्वेश्चन निकाल देते, ए पॉइंट वाला, दूसरा ए पॉइंट वाला, और तीसरा ए पॉइंट वाला। आप इसको ले लो इतना और इसके ले लो इतना, तो आपको पी टोटल मिल जाएगा, फिर ये जियोमेट्री हो जाए। कंप्लीट 3 पॉइंट दिख रहे हैं। तो पी टोटल कितना हो सकता है, पी ए प्लस पी बी। इसमें द मिनिमम वैल्यूज ऑफ पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी। इट मींस पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी। इसका मतलब क्या होगा, प्योर फॉर्म में ए से बी ज्यादा वोलेटाइल है, इतना लिखना है आपको। अब यहाँ पे दूसरी बात इंपॉर्टेंट हो जाती, चलो वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर हो तो समझ लिया। तो यहाँ पे अभी आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या बोलोगे, PH2O और पी अल्कोहल, ये आपका हो जाएगा पी टोटल। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था इसको हमने क्या बोला था,
XH2O और यहाँ पे क्या था X अल्फा। कहां पे था ये याद रखना है, ध्यान रखना, सिंपल बात है, इतना कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, पर भूले तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। खाली सिंपल याद ही ये रखना है XH2 किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट का, इसको क्या बोलेंगे एक्स। XH2 पानी में है ये, मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे XH2। अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में, इसके मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे एक्स अल्कोहल। और इसकी वेपर बन चुकी है, तो अगर वेपर फॉर्म में आपको पानी मिल जाए तो क्या बोलोगे YH2 अथवा तो Y अल्कोहल। क्लियर इतना। वेपर फॉर्म में जो वेपर है उसमें आपको मोल फ्रैक्शन तो मिलेगा ना, पानी की वेपर बन रही, तो जो वेपर है वो कितनी है, तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा Y। पानी है तो YH2, मतलब वेपर फॉर्म में वाटर का मोल फ्रैक्शन। Y अल्कोहल तो वेपर फॉर्म में अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। XH2O लिक्विड फॉर्म में वाटर का मोल फ्रैक्शन, और X अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू P नॉट H2O इंटू XH2। ये कंप्लीट है आपके पास। मेरा क्वेश्चन यार है कि भाई यहाँ पे वेपर प्रेशर तो दोनों का ही है, यहाँ पे प्रेशर तो हम यहाँ से ढूंढ रहे हैं ना, इससे वेपर बन रही, पर ये जितना होगा उसके प्रोपोर्शनलिटी में ये वेपर बने। पर ये कुछ नहीं मालूम ही नहीं है हमें क्या मालूम है P टोटल मालूम। तो ये जो प्रेशर है वो किसकी प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा, तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ, चलो यहाँ पे लिख लेते वाटर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज। क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये किसका पार्ट है P टोटल। ये हमारा P टोटल जितना था उसमें से उसके जितने वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों के रिलेटेड एक पार्शियल प्रेशर होगा। ऐसा सोचो कि भाई ये आपका वेपर फॉर्म खाली किसकी है H2O की है, मतलब पूरी वेपर वाटर की है, तो ये वाटर का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना हो जाएगा 1, तो वेपर प्रेशर ही P टोटल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। पर कुछ होके अल्कोहल भी उसमें ऐड हो चुका है, तो ये वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी, तो अब ये किसके साथ आएगा, इसका वेपर फेज में जितना मोल फ्रैक्शन है उसके रिलेटेड ये आएगा। बात आ गई समझ में। ये दोनों एक में से दूसरे में कन्वर्ट करने वाले न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू बहुत पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर ये जानते हो तो आपको ये जानते हो तो ये मिलेगा। चलो ये मिल गए आपको, P टोटल जानते हो तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में नहीं दिया हो, मोल फ्रैक्शन किस फेज में जानोगे लिक्विड में। पार्शियल मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर तो नॉन होता है तो दे दिया जाता है, पर ये ढूंढने के बोला आपको करना क्या है XH2 के ऊपर से पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ढूंढ लो, इस पार्शियल प्रेशर का यूज यहाँ पे कर लो। अगर P टोटल आप जानते हो तो वेपर फेज में कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला वही लिखा हुआ आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं, पढ़ लो। The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components. If Y1 and Y2 are the mole fraction of the components 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton's law of the partial pressure, डाल्टन्स लो ये और कुछ है नहीं, पर दो साथ में आ जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। Y1 ढूंढना है तो 1 अपॉन P टोटल निकाल दो, आंसर आ जाए। बोलो कोई कंफ्यूजन, तो पूरा फिर से याद कर लो राउल्स लो। पहले तो राउल्स लो क्या बोल रहा, तो कोई भी कंपोनेंट लो, कोई भी कंपोनेंट ले लो तो उसका पार्शियल प्रेशर
उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर दोनों वोलेटाइल, यहाँ पे क्वेश्चन हुई है फॉर बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट, तो आपको क्या करना है, पी ए का पार्शियल प्रेशर निकाल लो, फॉर्मूला लिख दो, पी बी का निकाल दो और पी टोटल लिख लो, फिर पी टोटल का इक्वेशन डिराइव कर लो जो हमने कर लिया, फिर कंक्लूजन लिख लो। क्वेश्चन 4 मार्क का हो तो ग्राफ भी ड्रॉ कर लो और ग्राफ पर से जितने पॉइंट लिखे वहां तक लिखना है आपको। क्वेश्चन 3 मार्क है तो फिर कंक्लूजन कितना पूछा उसके हिसाब से आपको लिखना है। अब देखो राउल्स लॉ, अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ तो आप जान चुके हो, जानते हो ना, अब भी लिखा था ना, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए ले लेते, तो यहाँ पे पी ए और पी नॉट। चलो हेनरीज लॉ क्या था, क्या फर्क है, तो कांस्टेंट अलग अलग है। अरे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डिफरेंट क्या था, तो हमने राउल्स लॉ में क्या देखा, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, जो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर के साथ कंपैरिजन थी, और दोनों क्या थे, वॉलेटाइल हो तो। पर ये पर्टिकुलर किस कंडीशन में था, गैसियस कंडीशन में। रिवर्स होते थे, गैस का प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और बात तो दोनों घुमा फिरा के सेम है, तो बस एक कॉमनली आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ को कॉमन कर लो, तो हम गैस की जगह कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट अथवा तो गैस के लिए ये लिख सकते। राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ को कॉमन कर लो तो क्या कॉमन आ जाएगा, भाई ये जो था हेनरीज लॉ किसके लिए था, गैसेस कंपोनेंट के लिए था, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड गैस। तो ये कॉमन और स्पेशल केस हो जाएगा, बाकी आपको पढ़ना है। देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू P नॉट X। इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो हेनरीज लॉ हो गया, one of the component is so volatile that it exists as a gas, volatile हो जाएगा तो गैस फॉर्म में आएगा, तो रिवर्स सोच सकते हो। and we have already seen that its solubility is given by Henry's law which states that, फर्क क्या है कि भाई आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो गैस फॉर्म में तो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो किसका लॉज लगेगा, हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, और गैस फॉर्म में जाएगा तो राउल्स लॉ। पर बात तो कॉमन ही है घुमा फिरा के, तो चेंज क्या है, if we compare the equations for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas, दोनों combine कर लिया, is directly proportional to its mole fraction in solution। तो एक कॉमन आपको मिल जाएगा, डिफरेंट के एच की जगह क्या है, पी नॉट है, तो ये लॉज ऐसे लिख सकते हो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट or gas is directly proportional to its mole fraction in solution। Raoult's law a special case of Henry's law। खाली मुझे हेनरीज लॉ लिखना होता क्या कर लेता, इसको निकाल देता। राउल्ट्स लॉ लिखना होता क्या करता, इसको निकाल देता। स्पेशल केस में दोनों को कंबाइन करना है तो ये दोनों को साथ में लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है, अभी जो लिखा वही आ जाएगा। कंप्लीट। चलो नोट और पेन निकाल दो तो फिर से, फॉर्मूला याद रखनी है आपको और कुछ नहीं, बाकी तो वैल्यूज लिख के करना है क्वेश्चन का आंसर। कैसे करना है मैं बोलते जा रहा हूं, साथ साथ में लिखते जाओ। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, वेपर प्रेशर किसका दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म, प्योर फॉर्म में रहेगा CHCl, तो कितना है 200 mmHg, और वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl तो कितना रहेगा
415 mmHg. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट बाय मिक्सिंग. मिक्सिंग में कितना है? WCHCl3. चलो कितना? 25.5 ग्राम. एंड CH2Cl तो कितना है? 40 ग्राम. तो पी टोटल ढूंढना है तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा. ये ढूंढ लो. आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ढूंढना. पहले वो कर लो. इसके बाद फॉर्मूला बोल लो पहले. तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए. अब आप कंपैरिजन कर लेना. पी नॉट बी. पी नॉट बी नहीं था, एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. तो किसी एक के मोल फ्रैक्शन से आपको पी टोटल मिल जाएगा. फटाफट कर लो. मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका है. इसका मोल कितने आया? मोलिकुलर मास निकालो पहले. ये अब आना चाहिए. ये सिखाने का कोई मतलब नहीं. चलो मोलर मास इतना आ गया. पहले तो ना हो तो पहले देख लो. मोलर मास. हाँ, ये मोलिकुलर मास. इसमें गलती हो तो पहले करेक्शन कर लो, फिर मोल निकालो. मोल्स इतने आते हैं क्लोरोफॉर्म के. इतना करने की जरूरत नहीं है फिर. बराबर. अब आपको फॉर्मूला लिखनी है. टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा डिनोमिनेटर में. चलो इतना हो गया कंप्लीट. फॉर्मूला लिख दो. दोनों के मोल निकाल दिए. मोल फ्रैक्शन लिखा. वैल्यूज लिख दो. आंसर सही है कि नहीं वो कंपैरिजन कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में तो अब क्या पढ़ाना मुझे. आ रहा है तो बस ये इक्वेशन आना चाहिए, बाकी इजी है. केमिस्ट्री में है ना, बहुत इतना कोई कंफ्यूजन वाला नहीं होता. फॉर्मूला सही याद हो जानी चाहिए. एक क्वेश्चन आपका ये हो गया. लर्न करना है कौन सा? राउल्स लॉ फॉर volatile liquid and volatile liquid, both volatile components, for both volatile components. अब आएगा क्या? for non volatile solute and volatile solvent. क्वेश्चन ही आ जाएगा शायद पहले से. वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अब बोलने की जरूरत नहीं है. बराबर. किससे मेजर किया जाता है? बैरोमेट्रिक मेथड से. बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है. जानते हो क्या होता है? अब यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये भी आएगा. सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो तो डिक्रीज होता है. क्यों? क्वेश्चन ही है. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाए तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है. क्यों? तो पहली बात है कि अगर सॉल्वेंट है तो सरफेस पे सभी मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे? सॉल्वेंट. किसके रहेंगे? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैसा लिया था हमने? वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल? सॉल्वेंट कैसा था? वॉलेटाइल. सॉल्यूट कैसा लिया है? नॉन वॉलेटाइल. ये याद रख लो. सॉल्वेंट कैसा है? वॉलेटाइल. सॉल्यूट कैसा है? अभी तो अकेला सॉल्वेंट है. तो सभी सॉल्वेंट तो कहाँ जाएंगे? वेपर फेस में कन्वर्ट होंगे. उसको कोई रोकने वाला नहीं है. अपने हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से वो वेपर में कन्वर्ट होंगे. एक बात क्लियर. पर जैसे ही मैंने उस इसमें सॉल्यूट डाल दिया. अब सॉल्यूट कौन सा है? वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल?
सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ चुके, तो सरफेस को क्या करेंगे, ऊपर तो रहेंगे ना, कवर करेंगे। तो यहां से जितने मॉलिक्यूल सीधे लिक्विड के वेपर में जाने वाले थे वो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और इसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है उसकी कंपेरेटिवली उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाए तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है। दूसरा एक रीजन भी है जो यहाँ पे शायद बुक में नहीं है, पुरानी बुक में था। ये अंदर तो जाएगा, कौन जाएगा, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। कोई भी बाहर से आता है तो नेचुरली हम वहां पे जाएंगे, क्या लेके आए, क्या करता है ना। सपोज बच्चे 4-5 खेल रहे हैं और बाहर से कोई गेस्ट आ गए तो क्या करेंगे, तो चॉकलेट वॉकलेट आ गई है तो चलो अंदर चलो, बाहर नहीं जाएंगे पहले, तो थोड़ी देर में कुछ नहीं मिला तो ट्राई करेंगे, पर कुछ तो अटक जाएंगे, शायद से कुछ मिल जाए। तो इसकी ओर अट्रैक्शन रहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ओर। इसी की वजह से भी पार्टिकल जो एस्केप होते हैं वो कम हो जाते हैं और वेपर प्रेशर डिक्रीज रहता है। The vapor pressure of the solution is always less than that of the pure liquid if non-volatile solute present। तो इसका आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हो गया स्टेटमेंट क्लियर, पढ़ लो। आंसर ये याद रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब कितना कम होगा, तो जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सपोज मैंने 1 मोल ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, exerting vapor pressure is same as that of 1 mole of sugar is dissolved in 1 kg of water at the same temperature। तब आपको याद ये रखना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हुई थी, तो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जैसे सॉल्यूट बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, पर इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाल दिया, क्या फर्क है वो समझो। 1 मोल NaCl डाल दी, 1 मोल यूरिया डाल दिया और 1 मोल शुगर डाल दिया, अलग अलग है, अलग अलग। ये 1 kg वाटर एक सॉल्यूशन, 1 kg वाटर दूसरा, 1 kg वाटर तीसरा, तो तीनों के वेपर प्रेशर सेम रहेंगे? तो नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल 1 मोल है। एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल, क्यों? क्योंकि उसका आयोनाइजेशन नहीं हो, तो पार्टिकल भी 1 मोल ही रहेंगे। पर NaCl में क्या होगा, Na प्लस NCl माइनस बनेंगे, तो पार्टिकल इज 2 टाइम्स मोर देन एवोगैड्रो नंबर। तो इसका वेपर प्रेशर में इफेक्ट क्या आएगी, तो ज्यादा कम होगा। तो ये वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, MCQ है, और बहुत कुछ थे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर सब्सटेंस का आयोनाइजेशन आपको आ जाना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, तो ये क्वेश्चन भी है। एक्सप्लेन, राइट डाउन द राउल्ट्स लॉ and derive equation for non-volatile solute and volatile solvent। क्लियर आएगा लिखा हुआ क्वेश्चन, पर ये तो हम पढ़ चुके हैं। बोलो राउल्ट्स लॉ कौन बोलेगा देखे बिना, ये तो जानते हो लिखा हुआ ही है। फॉर एनी कंपोनेंट्स राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था, vapor pressure is directly proportional to mole fraction of component, P is proportional to X
और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P इज इक्वल टू P नॉट into x. Clear? ये for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction. अब यहाँ पे ये तो कॉमन है, पढ़ चुके हो, अब इसमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? ये भी कॉमन बढ़ेगा, और एक वॉलेटाइल है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल, तो ग्राफ पे क्या इफेक्ट आए? तो पहले तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, और आगे वाला राउल्स लॉ तो रिवीजन कर लिया, ऐसा समझो. एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. बोलो, लिखना आ जाएगा? डिस्कस कर लिए. ये खाली ला ही देता हूँ, आप पढ़ लो. लिखना ऐसे, इतना पूरा क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेटमेंट याद रख लेंगे, हो जाएगा. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, समझना ये, जाने दो. दूसरा क्वेश्चन, explain relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute and volatile solvent and derive its equation. Most IMP question. Explain Raoult's law and derive its equation for solution containing non-volatile solute and volatile solvent. अब ये तो हमने कर ली. When non-volatile solute is dissolved in a solvent, vapor pressure of the solution becomes lower than that of the pure solvent, which is known as lowering vapor pressure. चलो फिर से, हमने पहले क्या ले लिया था? वाटर. अब वाटर में मैंने क्या डाल दिया? शुगर. तो वाटर का वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? P1. P1 ही बोलेंगे, PA भी लिख सकते. अब हो चुका है क्या? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? P2. तो ज्यादा कौन होगा? यहाँ पे आपको समझना है. P1 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? P1. तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट कितना आएगा? P1 माइनस P2, तो इट्स कॉल्ड डेल्टा P. अब डेल्टा P को क्या बोलेंगे? लोअरिंग वेपर प्रेशर. भी सॉल्यूशन वाटर का इतना था, शुगर डालने के बाद इतना हो गया, तो डिफरेंट कितना आया? कितना डिक्रीज हुआ? डेल्टा P. तो इज नोन एज लोअरिंग वेपर प्रेशर. अगर मैंने इसको P01 लिख दिया, क्योंकि प्योर फॉर्म है ना, वाटर प्योर फॉर्म में, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या लिखा जाएगा? P01 माइनस P1 भी लिख देंगे, चलेगा ये P01. क्लियर? इट्स कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं. इतना याद रखना है कि एमसीक्यू में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए रिलेटिव की जगह लोअरिंग पूछ लेते, तो आपको यहाँ आके स्टॉप हो जाना. रिलेटिव लोअरिंग पूछे तो यहाँ जाना है. राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म, ये तो हो जाना चाहिए पक्का लर्न. बराबर? तो स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन है, 1 सॉल्वेंट है, 2 सॉल्यूट है. सॉल्यूशन बन गया. 1 कौन सा है? वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है. इसको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया है. आ जाएगा. तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1 हो जाएगा. तो P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 X1.
अगर वाटर ही है तो P1 इज इक्वल टू P01। डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इतना होगा, समझा लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो P1 की जगह P1 की वैल्यू लिखनी है। लिख पाओगे? क्यों P1 की लिखी? क्योंकि यहाँ तो P1 भी था ना, P2 भी था। तो एक चीज ध्यान रखो कि जब मिक्स करते हो ना, तो वेपर प्रेशर जस्ट ओनली फॉर वाटर। हमने H2O भी डाला, शुगर भी डाला, और शुगर वेपर कभी बनाएगी नहीं, बनाएगी? तो वेपर प्रेशर तो किसकी वजह से होगा? वाटर की वजह से होगा। प्योर फॉर्म में P0H2O है, और सॉल्यूशन में P0 निकाल दो। और भाई तो किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही बेसिकली वाटर का ही वेपर प्रेशर। क्लियर? तो P1 क्या लिखा जाएगा? P1 नॉट इंटू X1। चलो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? P0 निकलेगा। अब इजी है, अब ये X2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस X1 इज इक्वल टू X2। चलो तो इसको नीचे ला दो, क्या बोलेंगे? P डेल्टा P1 अपॉन P01 क्या बोला जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू X2। तो ये राउल्स लॉ है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रपोजनलिटी नहीं निकलना है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका राउल्स लॉ हो जाएगा। The expression of the left hand side of the equation as mentioned earlier is called relative lowering vapor pressure, and it's equal to the mole fraction of solute. Raoult's law पढ़ लो, exactly a statement है। The relative lowering of vapor pressure of solution, clear, containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at the given temperature। तो ये राउल्ट्स लॉ है, इसका इक्वेशन है। चलो अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, N2 मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें से N2 की वैल्यू, अगर N2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में कम हो बहुत, तो उसको निगलेक्ट कर सकते। हर बार नहीं करना है, पर सोचना कि भी वैल्यू कंपेरेटिवली कम है तो निगलेक्ट कर सकते। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? अब N2 की वैल्यू लिखो तो W2 अपॉन M1, W1 अपॉन M1। तो एक स्टेटमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा, ये भी याद रखना है। तो आप अगर वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हो, अभी बोला कि कैसे करना है। और कोई एक, सपोज आपका सॉल्यूट, उसका मोलिकुलर मास नहीं जानते हो, तो ये फॉर्मूला से अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकाला जा सकता है। बेसिकली जो भी हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अभी तो वेपर प्रेशर की बात हुई, तो अननोन सब्सटेंस के मोलिकुलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज किया जाए। चलो बाकी तो क्लियर है। M1 क्या है, M2 क्या है, P1 क्या है, P01 क्या है, वो सब आप जानते हो। चलो एक क्वेश्चन खाली लास्ट, फटाफट। एज टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा? अब क्वेश्चन हो जाएंगे